लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक मीटिंग में शामिल होंगे पार्टी के 5 सीट के प्रत्याशी। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहेंगे मौजूद। गढ़वाल सीट के लिए आज बीजेपी करेगी चुनावी आगाज। रोड शो और चुनावी रैली करेंगे बीजेपी के सांसद प्रत्याशी अनिल बलूनी। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी में शामिल होने के बाद राजेंद्र भंडारी का विधायक पद से इस्तीफा मंजूर। विधानसभा ने दी जानकारी। दिल्ली में सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ज्वाइन कराई थी पार्टी। लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार तय नहीं। आज या कल हरिद्वार और नैनीताल सीट पर हो सकती है घोषणा। 20 मार्च से शुरू होंगे नॉमिनेशन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक है। बैठक में पार्टी के 5 सीटों के प्रत्याशी शामिल होंगे। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। देखिए, चुनाव काफी नजदीक है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी को देखते हुए बीजेपी भी काफी एक्शन मूड में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज होने वाली है। बैठक में 5 सीटों के प्रत्याशी जो है शामिल होंगे। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। विनय सूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा लाइव इस वक्त। विनय, देखिए बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और एक बार फिर से काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है बीजेपी। 5 प्रत्याशियों के साथ बैठक होनी है। निश्चितता से सफलता का मूल मंत्र आज दिया जाएगा। जी बिल्कुल खुशी, देखिए आपको बता दें कि आज जो बड़ी बैठक है वो भाजपा कार्यालय में होने जा रही है और ऐसे में प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो भी इस दौरान इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो भी इस दौरान इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। साथ ही बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस पर लोकसभा चुनाव में किस तरीके की जो रणनीति है उस पर यहाँ पर कार्य किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर के जो है आज ये बड़ी बैठक उत्तराखंड में होने जा रही है। इसमें यहाँ पर प्रत्याशियों की अगर बात करें तो जो प्रत्याशी हैं उत्तराखंड में जो है 5 लोकसभा सीट हैं जिन पर जो है भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं मैदान में। तो अब जो है वो भी इस दौरान इस बैठक में शामिल होंगे। रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से जो है आने वाला जो लोकसभा चुनाव है इसमें जीत दर्ज की जा सके, क्या कुछ इसमें और विशेष किया जा सके, क्योंकि पार्टी की लगातार जो तैयारी है वो उत्तराखंड में चलती आ रही है। और कांग्रेस की भी अगर यहाँ पर बात की जाए, विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ने भी अभी 3 यहाँ पर प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतार दिए हैं। वहीं बीजेपी की जो रणनीति है लगातार इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ जो है काम करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जीत का दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ 5 लोकसभा सीट पर यहाँ पर जीत दर्ज करेगी, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण भी जो है इस दौरान लोकसभा का जो चुनाव है वो उत्तराखंड में रहने वाला है और बीजेपी की जो तैयारी है वो जोरों से चल रही है। जी बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है कि जोरों शोरों से बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन विनय देखिए, खास तौर पर अगर देखा जाए तो फिलहाल 5 प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस इस मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अभी तक 2 प्रत्याशी ऐसे जिनकी घोषणा कांग्रेस ने नहीं की है। लेकिन बात अगर बीजेपी की करे, क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर चल रही है, क्या कुछ रणनीति इस बार रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लक्ष्य की अगर बात करें तो जो लक्ष्य है वो यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा का बहुमत जो है हासिल करने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं यहाँ पर 3 प्रत्याशियों की अगर बात करें वो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तीरथ सिंह रावत की बात की जाए तो वो भी जो है यहाँ पर दावेदार हैं, घोषित किए गए हैं, प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इसके अलावा बात की जाए त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जो कि हरिद्वार से यहाँ पर मैदान में उतरे हैं लोकसभा सीट से, तो वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर निशंक की बात की जाए
रमेश पोखरियाल निशंक, उनका जो कार्यकाल रहा है वो भी सीएम धामी से पहले जो है, इससे पहले रहे हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड में। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से जो बड़े चेहरे हैं, बड़े जो यहाँ पर प्रत्याशियों के नामों पर मोहर भाजपा ने जिस तरीके से लगाई है, ऐसे में पूरी तैयारी के साथ भाजपा जो है यहाँ पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। आज जो बड़ी बैठक उत्तराखंड में होने जा रही है बीजेपी मुख्यालय में, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से जो है यहाँ पर नामांकन की अगर बात करें, नामांकन को लेकर के भी चर्चा की जाएगी कि कौन से प्रत्याशी को किस दिन जो है नामांकन के लिए उसकी रूपरेखा तैयार की जाए। तो देखा जा सकता है पूरी तैयारी जो है इस दौरान उत्तराखंड में भाजपा की चल रही है और तमाम बैठकों के जो दौर हैं वो भी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने कहा जा सकता है कि चुनावी तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ बीजेपी ने भी दमखम लगाना शुरू कर दिया है। चुनावी मैदान में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के परिणाम क्या कुछ रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, तो वहीं भाजपा का कुनबा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में बद्रीनाथ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर ली है। रविवार को कांग्रेस को दो बड़े झटके लगे। टिहरी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता ध्वन सिंह नेगी और बद्रीनाथ विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने पार्टी छोड़ दी। वहीं 2 दिन में कई बड़े नेताओं के इस्तीफे से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। उधर चर्चा भी है कि कई और कांग्रेसी नेता जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं, और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें, तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, अवश्य इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की अविरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है। ये सभी भारत की सदी है, ये सदी भारत की सदी है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है और मैं आज इस परिवार में विधिवत शामिल हुआ हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने देश के विकास के प्रति समर्पित इस भाजपा परिवार में शामिल कर मुझे राष्ट्र सेवा का अवसर देने का मौका दिया। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बहुत आभारी हूं कि मुझे इस परिवार में शामिल होकर देवभूमि उत्तराखंड का और देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान 19 अप्रैल को होगा। हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारियों और नोडल निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। प्रतीक जैन ने कहा कि मतदान सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। जिला प्रशासन मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। है पूरे देश भर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ही चलाया जाता है और जनपद स्तर पर मुझे ही मुख्य विकास अधिकारी को ही इस पूरे कार्यक्रम का नोडल ऑफिसर बना रखा है। सभी वोटर्स को हम लोग किसी ना किसी तरह प्रेरित करें कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने आए। मैं सभी वोटर्स से और हरिद्वार के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक अपना वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो अभी भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जब इलेक्शन डे जब भी डिक्लेयर होता है तब मेरा फिर से अनुरोध रहेगा सबसे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब लोग इलेक्शन करने अपना वोट डालने जरूर आए। विकासनगर ब्लॉक के न्याय पंचायत लांघा क्लस्टर में विवाद हो गया था। इसके चलते क्लस्टर के महिला समूह ने क्लस्टर रजिस्ट्रारों को ब्लॉक विकासनगर में जमा किया था। इसको लेकर खंड विकास अधिकारी ने कहा कि जब तक आप लोगों का विवाद हल नहीं हो जाता तब तक ये रजिस्टर ब्लॉक में जमा रहेंगे। लेकिन समूह की महिलाओं का कहना है कि उक्त रजिस्टर कई महीनों से विवादित पक्ष की एक महिला
सपना तोमर के पास है, जो कि वर्तमान में क्लस्टर में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है। मामला ये है, हमारा क्लस्टर का जो है विवाद चल रहा था 7 महीने से हमारा विवाद चल रहा था। तो उसमें जो है हमारे रजिस्टर जो है लांगा जागरूक महिला क्लस्टर के रजिस्टर बीडीओ के हाथ में दिए गए थे। बीडीओ का कहना था कि जब तक ये विवाद हल नहीं हो जाता तो ये रजिस्टर हमारे पास रहेंगे। ये तो सब कुछ कर सकते हैं सर। जब इन्होंने ब्लॉक में रजिस्टर, जब मैंने ये कहा ना आप लोगों को कि ब्लॉक में रजिस्टर थे हमारे, हमें इनके ऊपर विश्वास था, तो जिन महिलाओं के ऊपर आरोप लगे उन्हीं महिलाओं को इन्होंने कैसे रजिस्टर दे दिए हमारे। और फिर बोलती है वीडियो मैडम हमें ये कि ये महिलाएं बदतमीजी करती है, क्योंकि 1500 रुपए की टोकरी का बिल तो वीडियो मैडम के नाम भी फटा है। आज आचार संहिता लग चुकी है। मैडम का अगर ये सोच है कि आचार संहिता के बाद कुछ और बहाने ढूंढ लिए जाएंगे या इनके बिल और लगवा लिए जाएंगे, तो महिलाएं बहुत गुस्से में है। इस समय हम लोग जो है आचार संहिता निमट जाएगी, उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल में ब्लॉक स्तर पे ही धरना देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। देश भर की 543 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में होंगे। वहीं चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के तहत 10 विधानसभा देहरादून में आती है। इसमें 3 विधानसभाएं हरिद्वार जबकि 7 विधानसभा टिहरी विधानसभा में आती है। उन्होंने बताया कि देहरादून जिले की 10 विधानसभाओं में 1880 पोलिंग स्टेशन है। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से चुनाव को लेकर रूट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, फोर्स डेवलपमेंट प्लान तैयार कर लिए गए हैं। गढ़वाल जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो 10 विधानसभाएं हैं वो देहरादून ज़िले के अंदर पड़ती हैं और बाकी टिहरी ज़िले और उत्तरकाशी ज़िले में पड़ती हैं। तो हमारी जो 10 विधानसभाएं उसमें से 3 विधानसभाएं जो हैं वो हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती हैं और 7 जो हैं वो टिहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती है। और रिटर्निंग ऑफिसर टिहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी का देहरादून में होता है, डीएम देहरादून होता है। तो हमारे यहाँ 1880, अगर पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट को देखें तो 1880 हमारे पोलिंग स्टेशन है 10 विधानसभाओं में, और उनमें एएमएफ आदि की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा करवा ली गई है। रूट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, पोस्ट डिप्लॉयमेंट प्लान, सारी जो प्लान है वो हमारे द्वारा बना लिए गए हैं। हमारा मतदाता जागरूकता अभियान भी कंटिन्यूसली चल रहा है और हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो पोलिंग डे के दिन वोट देने ज़रूर आए। इसके अलावा क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी वो यहीं पे होगी, कलेक्ट्रेट में डीएम कोर्ट जो है उसके अंदर नॉमिनेशन की प्रक्रिया की जाएगी और आगे की जो टाइमलाइन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे एज पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन। हरिद्वार में प्रशासन आचार संहिता का पालन कराने में जुट गया है। प्रशासनिक अमले ने शहर में लगे सियासी दलों के होर्डिंग पोस्टर हटाना शुरू कर दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि सरकारी स्थानों के साथ सार्वजनिक स्थलों से भी बैनर, पोस्टर, झंडे हटाए जाएंगे। आचार संहिता लग जाती है तो एमसीसी के बहुत सारे नियम कानून होते हैं जो हमारे को पालन कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी सरकारी दफ्तरों में सरकारी जितने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या फिर अन्य सरकारी मंत्रियों की जो भी फोटोज रहती हैं वो सब हमारे को हटानी पड़ती है। सरकारी जो भी स्कीम्स हैं उनके भी जो बैनर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे, वो हम सभी को 24 घंटे के अंदर हटाना है। वैसे ही 48 घंटे के अंदर अंदर एमसीसी की जो टीम है वो सभी पब्लिक प्रॉपर्टीज से ये सारी बैनर्स, पोस्टर्स को हटाने का काम करेंगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जोशीमठ में लगे सभी बैनर और पोस्टर युद्ध स्तर पर हटाए जाने लगे हैं। नगरपालिका परिषद जोशीमठ ने सड़कों के किनारे, चौराहों, तिराहा, सार्वजनिक स्थलों पर लगे राजनीतिक प्रचार प्रसार सामग्री वाले बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटाने का काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें 3 सीटें गढ़वाल मंडल और 2 सीट कुमाऊं मंडल में। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं।
हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां हर की पौड़ी पर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने गंगा पूजन की। गंगा पूजा के बाद संतोष से जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान त्रिवेंद्र के साथ भाजपा के विधायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पौड़ी पर कार्यकर्ताओं के साथ गंगा पूजन की और संतोष से भी जीत का आशीर्वाद लिया। काम हुए हैं 10 साल केंद्र सरकार की उपलब्धियां, तमाम हम चारों तरफ जो विकास देख रहे हैं ये सब इसी कार्यकाल में हुआ है। राज्य में भी 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमाम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो बहुत जरूरी है वो यहाँ पर किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे भी सौभाग्य मिला कि जितनी भी ये सड़कें दिख रही हैं, जितने फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड जितनी दिख रही हैं, ये सब मेरे कार्यकाल में बनी है। कुंभ मेरे कार्यकाल में संपन्न हुआ और कोरोना जैसी महामारी से भी हम इस बीच जूझे और एक सफलतापूर्वक हम उसको फेस कर पाए। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज जो लगभग फाइनल स्थिति में है, महाविद्यालय, तमाम तरह के काम यहाँ पर किए। उत्तराखंड को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चारधाम यात्रा में भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग और संचालन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि इस बार इलेक्ट्रिक वाहन, चाहे वह कमर्शियल हो या निजी, उन्हें चारधाम आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा चारधाम यात्रा के रूट मार्ग पर 28 इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। चारधाम यात्रा में एक नई पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक वाहन है, चाहे वो कॉमर्शियल हो, प्राइवेट हो, उनको चारधाम यात्रा में आने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे चारधाम यात्रा रूट में हमारे द्वारा 28 चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और इसके लिए जो नोडल एजेंसी डिसाइड की गई है वो है GMVN के माध्यम से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में हमारे चार्जिंग स्टेशन लगे होंगे और इन चार्जिंग स्टेशन की जो सुविधा होगी वो ऐप के माध्यम से दी जाएगी। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले रक्षा प्रमुख थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख का पदभार संभाला था। वहीं जनरल बिपिन रावत के जन्म दिवस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पूर्व सैनिकों ने बिपिन रावत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गणेश जोशी ने कहा कि CDS बिपिन रावत का परिवार एक सैनिक का परिवार रहा है। बिपिन रावत द्वारा उत्तराखंड के युवाओं के लिए अनेकों काम किए गए, जिसमें उत्तराखंड के लोगों की लंबाई काफी कम होती है। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट लक्ष्मण सिंह रावत भी लेफ्टिनेंट जनरल थे और 8 दिसंबर 21 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अचानक हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने उत्तराखंड के लिए जो काम किए हैं, मुझे याद है जब मैं विधायक था, मैं उनके पास गया। हमारे उत्तराखंड के लोगों की हाइट कम होती है। आज जो भर्ती में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, उसको दिया है तो जनरल बिपिन रावत ने दिया है। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हमारे जवानों को भर्ती में दिक्कत नहीं आ रही है। आज हमारे जो 2 बॉर्डर्स जो ब्रिगेड हैं बॉर्डर के, एक पिथौरागढ़ का और एक जोशीमठ का, हमारे गांवों को संवारने के लिए सेना के माध्यम से व्यवस्था हो रही है। ये काम भी जनरल बिपिन रावत ने कहा है और उन्होंने और कई प्लानिंग मेरे उनके साथ मिलकर हुई थी और अचानक हमारे छोड़ के चले गए। उनकी जयंती है, आज हम पूरे सम्मान के साथ उनकी जयंती मनाने यहाँ पर आए हैं। देहरादून में पुराने कमर्शियल डीजल वाहन को स्क्रैप कराने और नए वाहन की खरीदी पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी का मकसद लोगों को आरामदायक अच्छे वाहन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शहर में संचालित हो रही पुरानी सिटी बसों और विक्रमों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर बदले में क्लीन फ्यूल बेस्ड गाड़ियों की दिशा में काम किया जा रहा है। 178 पुरानी सिटी बसों का संचालन हो रहा है, जो कि 10 रूटों पर संचालित है। इसके अलावा 450 से अधिक अभी पुराने विक्रम चल रहे हैं। लगभग 350 के लगभग विक्रम पहले ही चेंज हो चुके हैं,
जो नए 8 से 13 सीटर में आ चुके हैं। इसके अलावा इन 450 को भी हम लोग फेज आउट करने जा रहे हैं ताकि नई गाड़ियां जिससे जो आरामदायक हो वो लोगों को उपलब्ध हो सके। उसके लिए जो एट प्रेजेंट हमारी पुरानी डीजल संचालित सिटी बसेस चल रही हैं या विक्रम चल रहे हैं, उनको फेज्ड मैनर में हटाकर अच्छी गाड़ियां जो कि क्लीन फ्यूल बेस्ड हो या BS6 नॉर्म की हो, उनको चलाना है। देहरादून के शहर के हर क्षेत्र में और मुख्य मार्गों पर अच्छी सेवा उपलब्ध कराएं और साथ में आम सिटीजन्स के लिए एक ऐसे देहरादून बनाएं जो क्लीन और ग्रीन हो। लालकुआं के मोतीनगर में 50 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अस्पताल 19 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगा। अस्पताल का निर्माण कार्य फरवरी 2025 तक पूरा होगा। निर्माण एजेंसी ब्रिडकोल के AE मोहम्मद आसिम ने निर्माण कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय देहरादून में ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की 7वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका में तेजी से वृद्धि हो, उसके लिए भी व्यापक स्तर पर कार्य योजनाएं बनानी होगी। साथ ही कहा कि राज्य में वन पंचायत नियमावली को मंजूरी दी गई है, इससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन बने, इसी दिशा में भी प्रयास होने चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन के कारणों पर गहराई से अध्ययन करने और राज्य स्थापना दिवस के आसपास प्रवासी सम्मान समारोह भी आयोजित करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरफिना ट्रस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सरफिना ट्रस्ट की असिस्टेंट डायरेक्टर दीपा का कहना है कि ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सरकार की योजनाएं भी उन तक पहुंचाई जा रही है। सरफिना ट्रस्ट 2 राज्यों में काम करता है, जिसमें देहरादून और उत्तर प्रदेश शामिल है। के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है और इस क्षेत्र में हमारी जो महिलाएं हैं वो विशेषकर घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं। हम उनके साथ काम करते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को हम पूरा करवाते हैं और जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं हम उनको दिलवाते हैं। और सरफिना ट्रस्ट सर 2 राज्यों में काम करता है, एक देहरादून में और एक उत्तर प्रदेश में। देहरादून में हम सरकार के साथ CWC कमेटी के साथ हम भिक्षावृत्ति बच्चों के साथ काम करते हैं और हमारा खुला गृह आश्रय है, वहाँ बच्चों को सुबह लाया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है, पढ़ाई करवाई जाती है और शाम को उन्हें सुरक्षित उनकी जगहों पर पहुँचाया जाता है। वैसे भी हम कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम बालिकाओं को टेलरिंग की, ब्यूटिशियन की और कंप्यूटर की शिक्षा भी देते हैं और उन्हें आजीविका से जोड़ते हैं। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।